अच्छा जी, आज से हम जो स्टार्ट करने लगे हैं ये है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। सबसे पहले तो मैं कुछ आपको इसमें अपडेट्स दिया करूँगा, जो हमारे लेक्चर या ट्यूटोरियल का पार्ट हुआ करेगा और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम कोशिश करेंगे कि आपके वन ऑन वन क्वेश्चंस लेके फिर उनको भी हम साथ-साथ सॉल्व करते चले जाएँ। तो सबसे पहले तो ये कि जी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक्चुअली है क्या? तो याद रखिएगा कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को हम नॉर्मली कहते हैं मदर ऑफ होल मैकेनिक्स, ठीक है? इवन इसको मदर ऑफ फिजिक्स भी कहा जा सकता है कि जो इनिशियल सब्जेक्ट था जहाँ से इसके साइंस के या फिजिक्स के इर्तिकाई मराहिल स्टार्ट हुए थे उसमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का अपना बुनियादी रोल था। यानी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है थर्मल एनर्जी। तो सबसे पहले इंसान ने जब जिस्म ठंडा होना शुरू हुआ तो उसने हाथों को रगड़ा और वहां से उसको एक थर्मल एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट मिला, हीट का एक कॉन्सेप्ट मिला, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट मिला। तो ये तमाम चीजें जो है फिर एट द एंड हमें इसी तरफ लेकर आएंगी। लेकिन थर्मोडायनामिक्स से पहले हमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए, जैसे एक हमने लफ्ज यूज किया है थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मो जो है ना, ये वर्ड हीट से रिप्रेजेंट होता है, यानी इसके पीछे जो मानी है वो हीट है। और डायनामिक्स का मतलब होता है जब किसी चीज की जो मूवमेंट होती है, कोई चीज अगर मूव करना चाहे तो जब हीट का फ्लो होता है, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो इसको हम पे थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। और उसके दरमियान जो डिफरेंट फिनोमिनन्स हैं उनकी स्टडी जो है ना हम अंडरस्टैंड करते हैं। एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम तीन तरह के बेसिक काम परफॉर्म करते हैं। एक तो हमारे पास होती हैं जी माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज, एक होती हैं हमारे पास मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज, और एक इनके दरमियान जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, यानी अगर मैं ये कहूं कि माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज और मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज को जिस थ्योरी ने आपस में मिलाया वो थी काइनेटिक थ्योरी। और इसी के लिए हम कह सकते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो हम पढ़ते रहे हैं, ये एक्चुअली है हमारे पास द ब्रिज बिटवीन द माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज टू द माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। अब अगला सवाल आपके जहन में ये होगा कि माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज कौन सी हैं और मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। तो थर्मोडायनामिक से पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज है ना, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज, इसमें नॉर्मली आपको याद होगा एक इक्वेशन आपने डेवलप की थी, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी या एन के टी। ठीक है, तो इसमें ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये गैस कांस्टेंट है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये टेम्परेचर है। तो ये आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन बनती है। अब इसके अंदर एक्चुअली आपके पास यहाँ पर 5 पैरामीटर्स हैं, इसमें एक कांस्टेंट और 4 पैरामीटर्स हैं। एक पैरामीटर हम और बाद में आगे जाके पढ़ेंगे जो कि होगा हमारे पास एंट्रोपी या चेंज ऑफ एंट्रोपी। ये असल काम रोल प्ले करता है जो कि हमें लेकर जाएगा टूवर्ड्स स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अच्छा, अब जो अगला आपने पॉइंट अंडरस्टैंड करना है ना, वो ये, इसका मतलब है कि मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज थर्मोडायनामिक्स के अंदर ये वो पैरामीटर्स हैं जो कि हमने अंडरस्टैंड करने हैं। और इसी से एक जनरल गैस इक्वेशन भी बनी थी, जिसको हमने यहाँ पर एक टर्म प्लस समथिंग ए बी के साथ, कुछ कांस्टेंट के साथ हमने टर्म ऐड की थी, जो कि हमारे पास रियल गैस इक्वेशन बनी थी। अच्छा, अब क्योंकि थर्मोडायनामिक्स से हमारे पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो आ रही होती हैं, तो हम इन सब को जब एक स्ट्रीमलाइन करके एक वे में अंडरस्टैंड करते हैं तो एक फिजिक्स डेवलप होती है, एक साइंस डेवलप होती है इन पैरामीटर्स की, और वही फिर आगे जाके हमें हमारे रोल को आसान करती है। अच्छा, एक और पॉइंट आपको आपके ज़हन में होना चाहिए। अब थर्मोडायनामिक्स तो हमें समझ आ गई कि ये बेसिकली जो है ना, इसके अंदर हम 3 टाइप्स पढ़ते हैं, 3 तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। एक मैक्रोस्कोपिक, एक काइनेटिक थ्योरी, एक माइक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ कौन-सी हैं? इसमें मैं आपको एक क्वांटिटी बताता हूँ जो कि सबके साथ आगे जाके लिंक अप करेगी, वो होती है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जो कि अभी आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है ना, अब ये पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी। तो ये एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 10 पार्टिकल के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं। लेकिन ये जो प्रेशर, वॉल्यूम, एन टी, ये जो है ना, ये गैस के बिहेवियर के ऊपर है। अब अगर आप समझे तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है पार्टिकल, या जिसको आप मॉलिक्यूल भी कहते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास गैस।
तो ओवरऑल गैस का बिहेवियर, जब भी आप देखते हैं किसी सिलेंडर के अंदर गैस है तो आप उसका गेज देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इसका प्रेशर बढ़ रहा है, इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। लेकिन उसके बिहाफ पे उस गैस के अंदर क्या हो रहा है, एक्चुअली पार्टिकल्स के साथ क्या हो रहा है, तो हम जिस तरफ लेके जाते हैं वो हमें लेके जाती है उसकी वेलोसिटी या उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम उसकी काइनेटिक एनर्जी की तरफ जाएंगे तो वो पार्टिकल्स की होगी या मॉलिक्यूल्स की होगी, जो कि हमें इन चीजों से रिलेट करवाएगी गैस, ओवरऑल टोटल पार्टिकल से बनने वाली गैस के बिहेवियर के ऊपर। तो ये तमाम थर्मोडायनामिक्स का कोर्स है जिसको आपने इन चीजों के अंदर अंडरस्टैंड किया था। इसी में फिर स्पेसिफिक हीट है, फिर मोलर स्पेसिफिक हीट है, फिर आपके पास जो थर्मोडायनामिक्स है इसके अंदर जो लॉज आप पढ़ते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ता है। एक फर्स्ट लॉ है, एक आपके पास सेकंड लॉ होता है, और एक आपके पास जीरोथ लॉ है। ठीक है जी। फर्स्ट लॉ जो है ना, इसके अंदर मैं अब सारा डिफाइन तो नहीं कर रहा, इसके अंदर जो आप पढ़ा करते थे, इंटरनल एनर्जी है, आपके पास हीट है, आपके पास वर्क डन है। तो ये बेसिकली आप इसको कह सकते हो कि ये थ्योरेटिकली हमने एक लॉ मेंटेन किया था कि थर्मोडायनामिक्स की डिफरेंट कवानीन को अंडरस्टैंड करने के लिए। उसमें आपने इंटरनल एनर्जी का भी एक नाम सुना है जो यहाँ पे आएगा, हीट भी इसी फॉर्म में अंदर आएगी। सेकंड लॉ जो है ना, इसको अगर मैं आसान अल्फाज में कहूं तो इट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक है जी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, तो आप कहेंगे कि सर कैसे, तो आपको याद होगा कि सेकंड जो लॉ आपने पढ़ा था इसमें आपने एक हीट इंजन बनाया था, हीट इंजन, और एक इसका रिवर्स था जिसको आपने रेफ्रिजरेटर कहा था। ठीक है। ये क्या चीजें थी, ये आपने एक डिवाइस फैब्रिकेट की थी, एक डिवाइस को आपने बनाया था, और उसके पीछे जो थ्योरी काम कर रही थी वो कौन सी थी, फर्स्ट लॉ की थ्योरी थी। फर्स्ट लॉ का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है दैट इज कॉल्ड द सेकंड लॉ, और उसके अंदर हमने ये डिवाइसेस जो है बना के देखी हैं, और इससे फिर हमारी जिंदगी थोड़ी इजी होना शुरू हुई है। अब जीरोथ लॉ जो है ना, ये बेसिकली डिफरेंस आपको बताता है, ये बेसिकली टेम्परेचर से रिलेट करता है, लेकिन हम इससे अंडरस्टैंड भी करते हैं टेम्परेचर और हीट का रिलेशनशिप, जो हम स्पेसिफिक हीट की मद में इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो जीरोथ लॉ में हमने टेम्परेचर को अंडरस्टैंड करना होता है, यानी हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, और उससे फिर हम स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट, और इसको हम लिंक अप करके फिर हीट के साथ रिलेट करते हैं। और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो टेम्परेचर है ना, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि हम इससे कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं, यानी किसी बॉडी का ठंडा होना या गर्म होना, उसके हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और फिर इससे हम ये मेजर नहीं कर सकते उसके पास कितनी हीट है, उसके लिए हमें उस सब्सटेंस को देखना पड़ेगा, और वो हमें मोलर स्पेसिफिक हीट की तरफ लेके जाएगा, जो कि हमें क्यू की तरफ हमें लेके जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि टेम्परेचर और हीट एक चीज नहीं है। टेम्परेचर इज सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स, और हीट इज द थर्मल फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ये एनर्जी की फॉर्म है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये एक क्लियर कट हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली। मैं शॉर्टकट के बाद अपने काम को आगे बढ़ाता हूँ, और मैं अब थर्मोडायनामिक्स में ये वो चीजें हैं जो मैंने आपको रिमाइंड करवा दी हैं, और यही चीजें हम लोग इससे पहले पढ़ के आए हुए हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और है जो हम डिस्कस करेंगे, और वो था आपके पास यानी जो मैंने आपको बताया कि ये काइनेटिक थ्योरी है, इसके अंदर आपने पार्टिकल्स देखे थे, वॉल ऑफ द कंटेनर, कोलिजन वगैरह, उससे वेलोसिटी, और ये तमाम कॉन्सेप्ट हमने अंडरस्टैंड कर लिया था। अच्छा, अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक्चुअल काम क्या है, यानी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वर्किंग ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स फिर क्या वर्क करती है, तो बहुत आसान है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है वो आपको इन्वेस्टिगेट करवाती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को ऑन द बेसिस ऑफ डायनामिक बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है जी, या पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, यानी इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से हम चलते हैं, मैक्रोस्कोपिक जो पैरामीटर्स हैं इनसे हम चलते हैं, और इनसे हम डायनामिक बिहेवियर जो है, डायनामिक का मतलब आप समझ गए होंगे, जब बॉडी मूव कर रही होती है तो डायनामिक बिहेवियर को हम अंडरस्टैंड करते हैं, किसके लिए, उन पार्टिकल्स के लिए। अब देखें बात वही आ गई कि यहाँ पर आपके पास गैस है और यहाँ पे आपके पास पार्टिकल्स है, लेकिन हमने फिर एक एक पार्टिकल को जाके इन्वेस्टिगेट करना होता है कि उस पार्टिकल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उस गैस की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को चेंज करते हुए। तो ये जो बारीकी वाला काम है ना, इस काम को फिर हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के साथ रिलेट करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, वो पॉइंट आपके पास आता है एंट्रोपी से। तो एंट्रोपी जो है ना, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बुनियाद रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमने
जब एंट्रोपी पढ़ा तो एंट्रोपी हमारे किसी काम की नहीं होती, याद रखिएगा। एंट्रोपी का चेंज हमारे लिए मैटर करता है, तो इसीलिए हम एस से रिलेट नहीं करते, हम इसको डेल्टा एस से रिलेट करते हैं, जो कि चेंज ऑफ एंट्रोपी के माने में आता है। लेकिन हम इसको एंट्रोपी ही बोलने में हम इसको एंट्रोपी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका फंक्शन जो होता है वो हमारा चेंज ऑफ एंट्रोपी से रिलेट करता है, जो कि हमें, अब देखें ना, एंट्रोपी क्या है? द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। अच्छा, अगर आपके पास डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम है, तो डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम से क्या मुराद होगी आपकी? डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम जो है ना, वो बेसिकली आपको बताएगा कि सिस्टम में कितना चेंज आया है। डिसऑर्डर जो है ना, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल आपने एक बैग ले लिया, एक छोटा कोई डब्बा ले लिया, उसके अंदर आपने डिफरेंट चीज़ों को एक पैटर्न के साथ सेट करके रखा। अब आप क्या करते हैं कि इस जो ये डब्बा है, लेट्स से इसके ऊपर आप कोई छोटा-मोटा वर्क करते हैं, लेट्स से इसको शेक कर देते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगा देते हैं। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारी जो चीज़ें जो आपने अंदर अरेंज करके रखी थी, ये मिक्स अप हो चुकी हैं। तो ये हम इसको नॉर्मली एक, ये कोई इतनी अच्छी एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन हम इसको नॉर्मली बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं कि ये जो चीज़ है ना, ये है बेसिकली सिस्टम का डिसऑर्डर। इसको आपने समझना है कि ये क्यों हुआ, इसके ऊपर कौन-सी फोर्स कार फरमा थी और उस फोर्स ने क्या किया और वो कैसे लगी और पार्टिकल्स के साथ क्या हुआ। तो ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ सीधा-सीधा अपने काम की तरफ और इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हुए, ये जो पॉइंट्स हैं, इनकी बेस के ऊपर अब हम एंट्रोपी तक आ चुके हैं और आपको याद होगा कि सेकंड ऑर्डर जो सेकंड लॉ है ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसमें आप एंट्रोपी पे ही आके खत्म करते थे अपने इस कोर्स को, जो थर्मोडायनामिक्स से रेलेवेंट था या हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का जो कोर्स था। तो जब आप इसको एंट्रोपी के ऊपर लाके खत्म करते हैं, तो आप एंट्रोपी को देखते हैं कि एंट्रोपी का जो चेंज है, उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें जो है ना, छोटे से छोटे पैमाने पे भी हो रही हैं और बड़े से बड़े लेवल पर आकर कायनात में भी ये अमल करती हैं। और इसमें फिर आपने एक सोर्स पढ़ा था, एक सिंक पढ़ा था, उनके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस है, जिससे आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करते थे इंजन की। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं, वो हमें इस तरफ लेकर आती हैं। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट है, वो आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि वो आप लोगों ने देख लेना है, वो है आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला। ये हमें किसी वक़्त आगे जाके ज़रूरत पड़ना है, तो इसको आपने थोड़ा डीओएफ को अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, उसके बाद में ना आपको एक छोटी-सी और कॉन्सेप्ट है जो कि हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, और वो था कि आप लोगों ने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप, मैं आपसे कहता हूँ कि जी आपने कोई ग्राफ प्लॉट करना है, तो जब आप कोई ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो ग्राफ में नॉर्मली एक आपके पास एक्स एक्सिस होता है और एक आपके पास वाई एक्सिस होता है। आपको पता है कि जो एक्स एक्सिस होता है, ये नॉर्मली कोई भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, और जो वाई एक्सिस होता है, इस पर आप हमेशा एक डिपेंडेंट क्वांटिटी प्लेस करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टाइम ले लूँ, तो आप वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट पैरामीटर्स को रख के, क्योंकि टाइम इज़ अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, लेकिन याद रखिएगा टाइम पीरियड एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं होता। जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे टाइम पीरियड डिस्कस होता है, और टाइम पीरियड इज़ अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, इसी वजह से वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगा रहे, हम सिंपली यहाँ पे ऑर्डिनरी टाइम ले रहे हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास आपने देखा होगा कि 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकते हैं। अगर हम ग्राफ के बाद आगे जाएँ, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर हम अंडरस्टैंड करें, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास फिर 3 होते हैं। एक होता है एक्स, एक होता है वाई और एक होता है ज़ी। अच्छा, अब इन जो ये जो पॉइंट्स हैं एक्स, वाई, ज़ेड, इसके अंदर हम कोई भी पार्टिकल मूव करेगा, तो उसकी एक्स, वाई, ज़ेड के हिसाब से उसकी लोकेशन को हम आइडेंटिफ़ाई करके उसको हम बता सकते हैं कि ये इसके अंदर एक पॉइंट बन रहा है। लेकिन जब हम बहुत छोटे पैमाने पे चले जाते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ को देखते हैं, और इसके बाद अगर हम थोड़ी-सी क्वांटम मैकेनिक्स को जानते हैं या मॉडर्न फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट हमारे ज़हन में है, तो हमने एक हाइजेंसबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा हुआ था, जो ये कहता था कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज़ रफली इक्वल टू एच कट। अब ये पोज़ीशन है, ये मोमेंटम है। वो कहता है कि अगर इनका जो प्रोडक्ट लेंगे ना, तो ये एक एच कट के बराबर आएगा, जिसे हम प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है कि पोज़ीशन का मोमेंटम के साथ क्या लिंक बनता है। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो वर्ल्ड हम देख रहे हैं ना, ये बेसिकली 10 टू पावर -6 से 10 टू पावर 6 के दरमियान की जो कायनात है, इसको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। इस कायनात के अंदर जो लॉज़ लगते हैं, वो न्यूटनियन फिज़िक्स के अंदर हम उसको अप्लाई करते हैं। लेकिन जब हम इसको और ज़्यादा नीचे लेके चले जाते हैं, 10 टू पावर -6 से नीचे ले जाएँ, तो ये हमारी फिर नैनो फिज़िक्स आ जाती है इसके बाद, जो नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो फिज़िक्स
और ये नैनो फिजिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, इस तरह से ये बायो नैनो टेक्नोलॉजी बनती है, फिर केमिस्ट्री वाले भी नैनो केमिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी होते हैं। 10 टू पावर 6 से अगर हम ऊपर चले जाएं तो ये हमारे पास बड़े बड़े जो पॉइंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं, ये हमारी एस्ट्रोफिजिक्स कहलाती है, एस्ट्रोनॉमी की फिजिक्स जो होती है। अब इस एस्ट्रोफिजिक्स के हवाले से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इससे उनके अंदर लॉज किस तरह से अप्लाई करने हैं वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। बहरहाल अब हम अगर इस हिस्से के अंदर है, नैनो फिजिक्स के अंदर है, तो हम डायरेक्टली न्यूटन लॉ को नहीं लगा सकते। आपने किसी कोर्स में पढ़ा होगा न्यूटोनियन फिजिक्स की, फिर लिमिट्स आ जाती हैं, वो लिमिट्स फिर इस ब्रैकेट के अंदर अंदर आप उसको अप्लाई करते हैं। जब हम इस रीजन में आते हैं तो अब न्यूटोनियन फिजिक्स को हम स्पेशल सर्कमस्टांसेस पे अप्लाई करते हैं, और उनमें एक ये लॉ भी है जिसे हम हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। ये एक तो ये लॉ था, और एक उसने ये लॉ दिया था कि चेंज ऑफ एनर्जी और टाइम जो है ना, ये रफली इक्वल टू एच के बराबर होता है। अच्छा, अब इसमें जो ये पोजीशन और मोमेंटम है ना, इनके हवाले से फिर हम अब अगर इनको प्लॉट करना शुरू करेंगे ना, इस तरह की चीजों को, तो हम इनके लिए जो प्लॉटिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अगर एक्स ले रहे हैं पोजीशन, तो हम वाई एक्सिस पर लेंगे मोमेंटम। तो ये बनती है आपके पास एक स्पेस, जिसको हम बाद में हुर्फे आम में फेस स्पेस बोलते हैं। यानी ये हमारे पास एक फेस स्पेस है, और फेस स्पेस जो होती है, इसमें एक्स एक्सिस पर पोजीशन और वाई एक्सिस पर आप मोमेंटम को लेकर आते हैं। अच्छा, अब इसमें पोजीशन और मोमेंटम जो है ना, वो आपके पास किस तरह से एक्ट करते हैं और उनको हम किस तरीकाकार से देखेंगे, इसके अंदर भी आकर फिर हमें वही डिग्री ऑफ फ्रीडम को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ता है जब हम इसकी बारीकी में जाएंगे। तो ये फेस स्पेस, बहरहाल आर्म स्पेस जो ऑर्डिनरी स्पेस है, इसमें और फेस स्पेस में मैंने आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश की कि यहाँ पर हम इसको इस तरीकाकार से देखेंगे। देखें, ये कहता है ना कि अगर आप किसी पार्टिकल की पोजिशन को प्रिसाइजली मालूम कर लेंगे, उसका मोमेंटम अनसर्टन हो जाएगा। अब मोमेंटम के अनसर्टन होने का क्या मतलब होता है? एक पार्टिकल है, उसका मोमेंटम क्यों उसके साथ अनसर्टन होगा अगर हम उसकी पोजीशन को मालूम कर लेते हैं। इसी तरह एनर्जी और टाइम का रिलेशनशिप है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर उसकी एनर्जी को नहीं एस्टिमेट कर पा रहे, तो इसकी जो फिजिक्स अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो वो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बनेगी। ये बेसिकली आपको उस छोटी कायनात के अंदर ले जाके और उनकी, और बेसिकली ये बहुत बेसिक फिजिक्स में आके ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है कि आप इन दो पैरामीटर्स को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का ये कॉन्सेप्ट है ना, अब हम इसको अगर हम फॉर एग्जांपल, मैं इसको थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए मोमेंटम स्पेस के अंदर लिख के अगर इसको डिफाइन करूं, तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट्स जो होंगे ना, उसके एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है ये एक्स भी है, ये वाई भी है, और ये जेड भी है। इस तरह से अगर हम पी को देखें तो ये पी एक्स होगा, पी वाई होगा और पी जेड होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर अगर हम इस तरह की कोई स्पेस बनाते हैं, तो इसके अंदर जो हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगे वो 6 होंगे एटलीस्ट। समझ आ रही है? 3 ये एक्स वाई जेड और 3 ये वाले एक्स वाई जेड। तो इसका मतलब है कि अगर फ्री पार्टिकल है तो उसका, फ्री पार्टिकल की मैं बात करता हूँ जिसके ऊपर कोई फ्री पार्टिकल क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा कि फ्री पार्टिकल्स वो पार्टिकल कहलाते हैं जिनके ऊपर आप कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते। फ्री पार्टिकल की सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं होता। अगर उसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक वो एक पार्टिकल इन अ बॉक्स का कॉन्सेप्ट आपको देगा। तो ये फ्री पार्टिकल जो है, इसके अंदर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है ना, इसको जिस स्पेस के अंदर, यानी ये जो स्पेस है जिसमें हम इसको डिफाइन करेंगे इन पार्टिकल्स को, पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, इनकी पोजीशन और मोमेंटम के हिसाब से, इसको नॉर्मली हम म्यू स्पेस बोलते हैं। डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो म्यू स्पेस हम इसको बोलेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास ये एक पार्टिकल था तो इसकी 6 डीओएफ बनी ना। लेकिन अगर हमारे इस तरह के n पार्टिकल्स हमारे पास आ जाए, अगर हमारे पास n पार्टिकल इस तरह के आ जाएंगे और हर एक पार्टिकल के पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगे, तो हमारे पास 6n डिग्री ऑफ फ्रीडम्स बन जाएंगे इन टोटल। तो ये 6n डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना, इसको हम नॉर्मली बोलते हैं टाउ स्पेस। अब ये डिफरेंस आप इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब ये जो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे पास x था और ये हमारे पास मोमेंटम है, यानी फेस स्पेस हमने डेवलप किया। इसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स हमने लिए, उन पॉइंट्स के ऊपर हमने देखा कि एक पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल के साथ लिंक अप होता चला जा रहा है, यूं इन्हीं इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर फॉर एग्जांपल ये गुजरता चला जा रहा है। तो जब ये एक दूसरे को ज्वाइन करते हुए चले जा रहे हैं, तो ये एक लाइन डेवलप कर रहे हैं जो इन पॉइंट्स के हवाले से है। यानी इस पॉइंट के ऊपर इसका एक्स वाई जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड क्या होगा, फिर सिमिलरली इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो ये एक लाइन डेवलप करते हैं। इस लाइन को फिर हम बोलते हैं फेज लाइन। ठीक है जी। ये हमारे पास एक बनती है फेज लाइन, और ये फेज लाइन हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है
ठीक है, किसके बारे में? सिस्टम के बारे में। सिस्टम कौन सा है हमारा? वो गैस या वो जो चीज फ्लूइड जिसको हम इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था आपके लिए कि फेज स्पेस को कैसे अंडरस्टैंड करना है और इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ऑर्डिनरी स्पेस के साथ क्यों नहीं रिलेट करते, और ये एक्चुअली है क्या चीज। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और एक और कॉन्सेप्ट है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, अब अगर मैं आपसे थोड़ी सी बारीक फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है ना, ये ऐसी फिजिक्स है जो कि रिलेट कर रही है इस फेज लाइन के साथ। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स रिलेटेड टू द फेज लाइन, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले अंडरस्टैंड किया। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर हम टाइम एवरेज लेंगे ना पोजीशन की या मोमेंटम की, तो वो इस फेज लाइन के ऊपर, यानी वो जो टाउ स्पेस है उसके अंदर हम उसको डिफाइन करेंगे, और उससे मुतल्लिक हम इंफॉर्मेशन इस टाउ स्पेस से हम कैलकुलेट कर सकेंगे। अच्छा, अब इसमें जो टाइम एवरेजिंग होती है फेज लाइन की, वो कैलकुलेट की जा सकती है एक्यूरेटली, और इसे इसी टाइम स्पेस को अगर हम फेज लाइन के साथ रिलेट करके रखेंगे ना, एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को पढ़ें, एक तरीकाकार ये है पढ़ने का कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को आप पढ़ें इस फेज लाइन के हवाले से, जिसके अंदर आपने एक टाउ स्पेस या म्यू स्पेस डिफाइन की थी पार्टिकल्स के लिए, और इसके हवाले से आप हर एक पॉइंट को उस फेज लाइन के अंदर डिस्क्राइब करते चले जाएं, तो वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को डेवलप करेगी। एक इसके साथ एक और वे भी है जिससे हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के इन्हीं कवानीन को पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और वो कानून होता है जिसके अंदर हम फेज लाइन के साथ साथ टाइम एवरेजिंग लेते हैं, इसकी टाइम ऑफ फेज लाइन, और इसे हम एक्यूरेटली मालूम कर सकते हैं जिस मेथड के थ्रू, उसको हम बोलते हैं एंसाम्बल प्रोसेस। ठीक है, एंसाम्बल प्रोसेस। आप इसको यूं अंडरस्टैंड कर लें, जैसे आपसे मैं कहता हूं कि डेरिवेटिव्स आपने पढ़े थे ना कुछ मैथ्स वन, या जब आप इंटर क्लासेस में थे, तो आपने स्टार्ट में एक ए बी इनिशियो मेथड पढ़ा था। वैसे मेरे जहन में आ गया तो मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ। ए बी इनिशियो मेथड पढ़ा था, और एक आपने दूसरा मेथड पढ़ा था जिसे आपने डिफरेंशिएशन बोला था। ठीक है, तो ए बी इनिशियो मेथड से भी आपको वही रिजल्ट मिलता है जो डिफरेंशिएशन से मिलता था, लेकिन डिफरेंशिएशन थोड़ा सा अप्लाइड वे में थी, ये थोड़ा सा बेसिक पे थी। इसी तरह से ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो रिलेट हुई है फेज लाइन के हिसाब से, आप समझ सकते हैं कि ये ओरिजिनली वे में था, इसका अल्टरनेटिव वे जो है वो टाइम एवरेजिंग है। टाइम एवरेजिंग से हम जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं वो एनसैम्पल प्रोसेस होता है, उसे हम एनसैम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, पार्टिकल्स जो है ना, उनकी पोजीशन और मोमेंटम के हिसाब से हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक फेज लाइन यहाँ डेवलप करता हूँ एग्जांपल के तौर पर ही, कि ये पोजीशन है, ये लेट्स से ये आपके पास मोमेंटम है, ये एक फेज लाइन थी, इसी के ऊपर हम डिफरेंट पॉइंट्स ले लेते हैं। अब हर एक पॉइंट जो है ना वो यूनिक वैल्यूज रखता है, प्रेशर की, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की। लेट्स से ये P1 V1 T1, तो ये P2 V2 T2 समथिंग लाइक दिस, इस तरह से डिफरेंट पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे, और वो बेसिकली आपने इन्हीं को मालूम करना होता है। अब ये जो पार्टिकल्स है ना, जो कि चेंज कर रहे हैं पोजीशन, और पोजीशन को आफ्टर ज्वाइनिंग दीज पॉइंट, ये एक पार्टिकल है, इसका अपना मोमेंटम है, ये इस पॉइंट पे है, इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज हो गया, आगे और चेंज हो गया, तो ये इसका डिफरेंट बिहेवियर अंडरस्टैंड करता चला जा रहा है। अब मैं एक और बात आपके सामने बड़े आसान अल्फाज में बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एक डॉट मैंने डाला है जिसके अंदर एक पार्टिकल की यूनिक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या उसके डिफरेंट पैरामीटर, एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी और हीट की वैल्यूज हैं, तो ये जो एक पॉइंट कहलाएगा ना, ये एक स्टेट कहलाएगी उस पार्टिकल के लिए। अब क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटा है, तो ये छोटी चीज के लिए हमने माइक्रो का लफ्ज यूज किया था, तो ये माइक्रो स्टेट कहलाएगी। ठीक है, ये इस पार्टिकल की एक माइक्रो स्टेट है, ये अगली माइक्रो स्टेट है, ये उससे अगली माइक्रो स्टेट है। अगर ये सिर्फ 6 DOF की हम बात कर रहे हैं, अगर हम 6 NDOF की बात करेंगे, तो आप समझ लें यहाँ पे लातादाद इस पॉइंट के अंदर एक 6 DOF नहीं होगा, बल्कि 6 NDOF होगा, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी टाउ स्पेस। अगर हम म्यू स्पेस की बात करेंगे, तो फिर हमारे पास 6 DOF होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें आपने याद रखना है कि ये माइक्रो स्टेट्स कहलाएंगी,
और ये सारी की सारी जब आपस में इसको इससे रिलेट करेंगे और समझ जाएंगे कि ये पार्टिकल जब यहाँ पे था तो ये इस पार्टिकल इस जगह पर आया तो क्या हुआ, उसमें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में क्यों तब्दीली आई, वो तब्दीली फिजिक्स में हमने अंडरस्टैंड कर ली कि हमने ये किया था, पार्टिकल कोलाइड किए थे, पार्टिकल को एनर्जी मिली थी, व्हाट्सएवर। तो यहाँ पर उसकी ये वैल्यू आएगी। फिर अगले पॉइंट को भी आइडेंटिफाई कर लिया। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को जिनके ऊपर हमने ये लाइन ज्वाइन करवाई हुई है, ये सारे पॉइंट्स अगर हमें समझ आ जाएं और इस लाइन का पर्पस हमें समझ आ जाए कि वाकई इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट आता है, इसके बाद ये वाला पॉइंट आता है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो ये जो तमाम का तमाम कॉन्सेप्ट बनेगा, ये जो पूरा ग्राफ बनेगा, इसको फिर हम बोलेंगे कि ये हमारे पास एंसाम्पल ऑफ द एलिमेंट है। और इसी को फिर हमने आगे, ये हमारे पास एंसाम्पल कहलाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब एक छोटा सा यहाँ तक ना आके ये आपका बेसिकली एक कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने, टाइम एवरेजिंग, यानी हम इस मेथड के थ्रू चल रहे हैं, हम अपनी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को एनसैम्पल्स के थ्रू, एनसैम्पल प्रोसेस के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। अब मैं यहीं पे आपको बता दूं कि एनसैम्पल्स हम 3 तरह के पढ़ेंगे। एक होता है जी माइक्रो कैनोनिकल, एक होता है कैनोनिकल, और एक होता है ग्रैंड कैनोनिकल। ठीक है जी। तो ये 3 तरह के एग्जांपल्स को हमने स्टडी करना है, और इसमें फिर माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल के बाद फिर जाके हम एक पोटेंशियल, हम पोटेंशियल पे आएंगे, केमिकल पोटेंशियल के ऊपर आएंगे और उनकी अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स डेवलप करेंगे। तो इस कोर्स का एक मेजर पोर्शन जो है वो इन एग्जांपल्स और इस एग्जांपल्स के प्रोसेसेस के थ्रू हमने कवर कर लेना है। एग्जांपल्स कैसे बनाना है वो मैंने आपको बताया कि फेस पे से हमने इसको किस तरीके कार से अंडरस्टैंड करना है, और अंडरस्टैंड करने के बाद हम इसको कैसे अपने उस रोजमर्रा के इस्तेमाल में लेकर आएंगे। अच्छा, इसमें ना एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो था कि जी फॉर एग्जांपल, लेकिन वो मैं आज के लेक्चर में फिर नहीं करता क्योंकि लेक्चर की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, तो वो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको